पुनीत और शंकर के गुस्से को देखकर मोनिका इतना तो समझ गई थी कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है और पुनीत उसे बार बार मौके भी नहीं देने वाला है। उसे कैसे भी करके विराज जिंदल को ढूंढना था, लेकिन वो बास्टर्ड विराज जिंदल आखिर था कहां, ये मोनिका को पता ही नहीं था। साला कमीना उसे लॉटरी की टिकट खरीदी है, क्यों? जब उसे पैसों का सही इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। उसकी वजह से मैं फंस गई हूं। अभी मोनिका ने अपने दांत पसीजते हुए मनी मन विराज के बारे में सोचा ही था कि तभी अचानक से मोनिका का फोन बजने लगा था। जैसे ही मोनिका ने अपने फोन पर नजर डाली, स्क्रीन पर लिखा आ रहा था, कचरा विराज कॉलिंग। इसी के साथ पुनीत की नजर भी मोनिका के फोन पर गई। जल्दी उठाओ और इस हरामी को यहां बुलाओ। जैसे ही मोनिका ने पुनीत के मुंह से ये सुना, वैसे ही मोनिका ने कॉल उठा लिया था। मोनिका के फोन उठाते ही सामने से विराज की आवाज आने लगी थी। मोनिका, क्या तुम अभी भी दाराज ढाबा जाना चाहती हो? विराज ने जैसे ही ये बोला, वैसे ही मोनिका ने तुरंत ही कहा, ऑफ कोर्स, मैं अभी बार में ही हूं, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। मोनिका ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। उसे इधर उधर की फालतू की बातें नहीं करनी थी। ठीक है, तुम रुको, मैं आधे घंटे में वहां पहुंच रहा हूं। ये बोलते ही विराज के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। वो जानता था कि मोनिका उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विराज देखना चाहता था कि इस बार मोनिका उसे फंसाने के लिए कैसा रोल प्ले करने वाली थी। बहुत दुख की बात है कि विराज को उन लोगों का प्लान पता चल गया था। हालांकि ये नहीं पता था कि वो करने क्या वाले हैं, लेकिन इतना पता चल गया था कि वो लोग विराज को फंसाने वाले थे और अब विराज को उनके प्लान के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, वरना उन लोगों को विराज पर शक हो सकता है। वो कचरा इतनी आसानी से कैसे मान गया? क्या वो हमारे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना? जब पुनीत ने सुना कि विराज इतनी आसानी से यहाँ आने के लिए मान गया है, तो पुनीत को थोड़ा शक होने लगा था। उसके चेहरे पर पजल्ड लुक देखा जा सकता था। क्या तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? क्या फिर सिर्फ पुनीत से ही? यार पुनीत, तू तो सच में यूजलेस है। उससे डर क्या रहा है? वो तो उस दिन लग बहुत अच्छा था, वरना मैं अंडरग्राउंड पार्किंग में उसकी एक टांग तोड़ ही देता। आज वो लंगड़ाते हुए चल रहा होता। शंकर के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनने के बाद ही पुनीत को थोड़ी राहत मिली थी। पुनीत ने फिर से मोनिका को देखते हुए पूछा, कल रात को जब तुम उसके साथ थी तो क्या उसे तुम्हारी किसी बात पर शक हुआ था? वो इससे पहले कि मोनिका आगे कुछ बोल पाती, अचानक से ही शंकर ने बीच में टोकते हुए कहा, व्हाट? कल रात को तुम उस कचरे के साथ थी? शंकर के चेहरे पर सरप्राइज्ड वाला लुक आ गया था। उसके बाद शंकर ने अपना एक हाथ पुनीत के कंधे पर रखा और उसे धीरे से सहलाते हुए बोला, सिर्फ तू ही ये कर सकता है। इस लड़के से डील करने के चक्कर में तूने एक रात के लिए अपनी गर्लफ्रेंड उसे दे दी। हालांकि शंकर को जब ये पता चला तो उसके मन में भी मोनिका के साथ एक रात गुजारने के लिए अलार्म बजने लगा था। शंकर ने सोचा कि अगर पुनीत अपने काम के लिए मोनिका को एक रात के लिए उस कचरे विराज को दे सकता है, तो शंकर को क्यों नहीं दे सकता? लेकिन अभी शंकर इस पार्टी में था, इसीलिए उसके पास ऐसा कोई मौका नहीं था जिससे वो पुनीत को मोहरे की तरह इस्तेमाल करे। इस सब के लिए उसे कुछ और ही पैंतरा आजमाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो शंकर को बेसब्री से विराज के वहां आने का इंतजार था। विराज ने रंजीत को बता दिया था कि वो आगे क्या करने वाला है और उसे ये भी बोल दिया था कि वो पूरी पुलिस फोर्स के साथ दाराज ढाबा के बाहर इंतजार करे। विराज, क्या तुम अकेले अंदर जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? इसमें बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तुरंत ही रॉय साहब ने विराज से कहा, रॉय साहब, खतरा कहाँ नहीं है, हर चीज में खतरा है। लेकिन हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो लोग कितने हैं और मेरे साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन अगर हम वर्दी वालों को लेकर गए तो उन्हें शक हो जाएगा, तो फिर वो अपना प्लान बदल देंगे। वो मैं नहीं चाहता हूं। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही रॉय साहब ने कहा, रणजीत, हमारे डिपार्टमेंट के सबसे काबिल पुलिस ऑफिसर्स को चुनो और इस सीक्रेट मिशन पर ले जाओ। मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। रॉय साहब की बात सुनते ही विराज ने अपने हाथ हिलाया और बोला, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है।
मुझे पता है कि मुझे किसकी जरूरत है और मैंने उसे चुन लिया है। जैसे ही रणजीत ने ये सुना, वैसे ही उसने सवाल करते हुए विराज से पूछा, किसे चुना है? रणजीत की बात सुनकर विराज ने रॉय साहब की तरफ देखते हुए कहा, रॉय साहब की बेटी काजल। मुझे नहीं पता कि इसके लिए आप अलाउ करेंगे या नहीं। क्या? काजल? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम काजल को इस केस में लगाना चाहते हो? क्या तुम सच में काजल को अपने साथ लेकर जाना चाहते हो? रॉय साहब के इतने सारे सवालों को सुनकर विराज ने सिर्फ अपनी गर्दन हिलाई और इसी के साथ रॉय साहब ने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, विराज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उसे मिशन का हिस्सा नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो लड़की अभी अपनी ट्रेनिंग कर रही है और उसने कभी भी किसी केस में पार्टिसिपेट नहीं किया है। वो एकदम नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी स्ट्रॉन्ग इंसान को चुनना चाहिए। रॉय साहब की बात सुनकर विराज को इतना तो पता चल गया था कि उन्हें अपनी बेटी की काबिलियत पर भरोसा नहीं था और यही वजह है कि काजल उन्हें हमेशा से अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश में लगी हुई थी। कौन कह रहा है कि मैं किसी काम की नहीं हूं? आज मैं सभी को प्रूव करके रहूंगी। अभी विराज सोच ही रहा था कि आगे क्या करना है कि तभी अचानक से हॉल में एक आवाज गूंजी। धीरे धीरे उस इंसान ने अपने कदम विराज की तरफ बढ़ाए और तुरंत ही कहा, तुम कब निकलने वाले हो? मैं तैयार हूं। वो आवाज और किसी की नहीं, रॉय साहब की बेटी काजल की थी, जो इस मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। शाम के 7 बजे जितिन कार को फुल स्पीड में दाराज ढाबा की तरफ भगाते हुए ले जा रहा था। जितिन के पास में विराज बैठा था और पीछे वाली सीट पर एक इंसान बैठा था। वो और कोई नहीं बल्कि काजल थी। काजल ने ब्लैक कलर की स्कर्ट पहनी थी, जिससे उसके लंबे गोरे लेग्स साफ दिखाई दे रहे थे। स्कर्ट के ऊपर काजल ने ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ था, जो थोड़ा लूज था, लेकिन उसकी छाती उस शर्ट में से बाहर आने को बेताब थी। खुले बालों में वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। हालांकि काजल अपने इस आउटफिट से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी। उसके दोनों हाथ अपने लेग्स पर थे, जैसे मानो वो किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रही हो। दरअसल काजल टॉप और जीन्स पहनकर चलना चाहती थी, लेकिन विराज ने उसे कहा कि वो लोग बाहर जा रहे हैं और उसे बार के हिसाब से ही ड्रेसिंग करना होगा। यह आउटफिट भी विराज ने ही उसके लिए पसंद किया था। काजल की जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा था जब उसने ऐसे कपड़े पहनकर अपने शरीर को एक्सपोज किया हो। जब विराज उसे देख रहा था तो उसे विराज के अंदर एक भूखा भेड़िया नजर आ रहा था। काजल मैडम, हम लोग बाहर जा रहे हैं, किसी केस को सुलझाने नहीं जा रहे हैं। क्या तुम थोड़ा खुश हो सकती हो? अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आओ। वो जॉली एलएलबी नहीं देखी क्या? मुस्कुराइए, आप मुंबई में हैं, तुम्हें थोड़ा खुलने की जरूरत है, वरना तुम्हारी शक्ल देखकर ही उन लोगों को समझ आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है और तुम पुलिस वाली हो। विराज की बात सुनकर तुरंत ही काजल ने कड़क अंदाज में जवाब दिया, तो तुम क्या कर सकते हो? मैं प्रोफेशनल पुलिस वाली हूं। तुम्हें मुझे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा मूड खराब हो रहा है। जैसे ही काजल ने विराज के मुंह से ये सुना, तुरंत ही उसने अपनी दोनों बाहों को ऊपर उठाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मेरी वजह से तुम्हारा मूड खराब हो रहा है? काजल के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए थे। एक बार फिर से काजल ने बोलना शुरू किया, आज जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरा मूड खराब है और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा मूड खराब कर रही हूं। मुझे लगता है कि तुम काफी मोटी चमड़ी वाले हो। काजल की बात सुनकर विराज ने तुरंत ही जितिन की ओर देखा, जिसका ध्यान पूरी तरह से ड्राइव करने में लगा हुआ था। जितिन, क्या मैं मोटी चमड़ी वाला हूं? इससे पहले कि जितिन कुछ बोलता, एक बार फिर से काजल ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो सच है वो बोल सकते हो। मैं पुलिस वाली हूं। अगर ये तुम्हें डराएगा, धमकाएगा तो मैं खड़ी हूं तुम्हारे पीछे। काजल ने ये सब इसीलिए कहा जिससे जितिन को सच बोलने में कॉन्फिडेंस आए, लेकिन काजल की बात सुनकर तो जितिन पूरी तरह से खामोश ही हो गया था। बोलो, डरने की जरूरत नहीं है। काजल ने एक बार फिर से जितिन को एनकरेज करते हुए कहा,
मिस, मुझे नहीं पता कि विराज भाई की चमड़ी मोटी है या नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि आपको अपना टेम्पर बदल लेना चाहिए। अगर ऐसा ही रहा तो आपकी कभी शादी नहीं हो पाएगी। जैसे ही जितिन के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही काजल के चेहरे के होश उड़ गए थे। दूसरी तरफ जितिन की बात सुनकर विराज खिलखिलाते हुए हंसने लगा था। विराज को इस तरह हंसता हुआ देखकर काजल इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। तुम दोनों एक ही जैसे हो, मोटी चमड़ी वाले। तुम दोनों की स्मेल भी एक जैसी है, नीयत भी एक जैसी है। काजल ने अपना गुस्सा जाहिर किया। हे काजल मैडम, बस बहुत हो गया हंसी मजाक। अब थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, और अगर तुम ऐसे ही मेरी इंसल्ट करती रहोगी तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। विराज की बात सुनकर तुरंत ही काजल ने कहा, जाओ कर दो कंप्लेन। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये पहली बार था जब विराज काजल जैसी स्टबर्न और हॉट टेम्पर्ड वाली लड़की से मिला था। काजल वाकई में किसी टिपिकल गन पाउडर की तरह थी, जो कभी भी कहीं पर भी एक्सप्लोड हो सकती थी। लेकिन उसके बाद भी विराज ने इस मिशन के लिए काजल को ही चुना था। आखिर क्यों? क्योंकि काजल एकदम नेचुरल इंसान थी। वो माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल सकती थी। उसका गुस्सा विराज के बहुत काम आ सकता था। जरूरत पड़ने पर काजल मोनिका की जान भी ले सकती थी। इसीलिए विराज को काजल की ही जरूरत थी। ये सब सोचते हुए जब विराज ने मन में काजल और मोनिका को लड़ते हुए देखा, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रियर व्यू मिरर की मदद से काजल ने विराज को मुस्कुराते हुए देख लिया था, और वो मन ही मन विराज को कोसते हुए बोली, पागल इंसान। आधे घंटे की सुपर फास्ट ड्राइव के बाद जितिन ने कार दाराज ढाबा के पार्किंग में लगा दी थी। दाराज ढाबा पहुंचते ही विराज बहुत सरप्राइज्ड हुआ। एक तो ये बार शहर से थोड़ा दूर था, ऊपर से ऐसी जगह पर था जहां पर मवाली और बेवड़े ही आ सकते थे। डेकोरेशन भी इतना अजीब था कि देखने का ही मन ना करे। दाराज ढाबा में लाइटिंग भी एकदम ऐसी थी जैसे ये कोई डांस बार हो, और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। ऐसे बार में पहले कभी विराज नहीं आया था। उसके लिए भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ही था। इसीलिए अंदर जाने में थोड़ी झिझक हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे विराज ने अपने आप को सेट किया और कार का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकला। बाहर निकलते ही विराज ने जितिन से कहा, नहीं जितिन, तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। तुम कार में ही रहो, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। विराज की बात सुनकर जितिन चुपचाप कार में ही बैठा रहा। विराज भाई, आप अपना ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़ा उलटफेर होने की पूरी उम्मीद होती है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से अपनी आंखों और कान हमेशा खुले रखना। चूंकि जितिन विराज का बॉडीगार्ड था, इसीलिए उसका काम था कि वो विराज को अच्छे से प्रिपेयर करे। चूंकि जितिन विराज के साथ अंदर नहीं जा रहा था, इसीलिए बाहर रहकर भी वो विराज का हौसला बढ़ा सकता था। क्या होगा आगे? क्या विराज और काजल उस बार में जाने के बाद अंदर ही फंस जाएंगे? क्या पुनीत, मोनिका और शंकर मिलकर विराज को जान से खत्म कर पाएंगे? या फिर काजल आज अपना कमाल दिखाएगी? क्या इस सब में विराज को जो चाहिए वो उसे मिलेगा? क्या शंकर अपना गुनाह कबूल करेगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।